हेलो एवरीवन, आप सभी का टारगेट विद अभिनंदन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसका जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक है और उसी के आज पहला चैप्टर, ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी समरी को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला चैप्टर जो है आपका वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। बच्चों, इस पूरे वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी हमारे बैकग्राउंड में कहाँ-कहाँ पर थी और यह कैसे आई। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें देखिए बच्चों, क्या हुआ कि पहले तो कंट्री में जो काफ़ी सारे देश थे वहाँ पे अलग-अलग प्रकार का शासन होता था। लेकिन क्या हुआ कि उनमें जब क्रांति उत्पन्न हुई और कई कारणों की वजह से वो कुछ देश लोकतांत्रिक बने, या अब भी जैसे कुछ देश है वहाँ पर किस प्रकार की सरकार है। भारत पे लोकतांत्रिक सरकार है, जर्मनी पे या साउथ कोरिया है वहाँ पे तानाशाही है। तो ये अलग-अलग प्रकार की सरकारें जो स्थापित हैं वो किस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम लोग। बच्चों देखिए, यहाँ पर हम लोग को बच्चों पहले समझना है, हमारे पास दो स्टोरीज हैं इस बुक में जो दी हुई हैं, उनको समझते हैं। तो यहाँ देखिए एक स्टोरी है कि चिली के राष्ट्रपति हैं वहाँ पे। वो क्या है बच्चों कि वो एक अच्छे विचारक हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कहानियां हैं डेमोक्रेसी के विषय में। तो एक में बच्चों क्या है कि आपके चिली के राष्ट्रपति आंदे हैं, उन्होंने जब वहाँ पे सैनिक तख्ता पलट हुआ 1973 में, तो वहाँ के राष्ट्रपति जब मारे गए तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, अपने देश को संबोधित करते हुए भाषण दिया हुआ था। तो उन्होंने अपने भाषण में अपने देश के जो मजदूर थे और जो निम्न वर्ग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने उनसे वादा किया और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपके देश का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल है। यहाँ के जो इसका फ्यूचर है चाइले का, वह बहुत ही अच्छा है, इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है। और कहा कि जब वो बहुत सारे जो कंट्रीज होंगी, जब सारी ताकतें अपने सत्ता को कायम करने के लिए चिली में रहेंगी, तब भी आप उस मुसीबत से निकल लेंगे। जो चिली के लोग होंगे, आप उस मुसीबत से पार कर लेंगे जब पूरी तरह से अन्य देश यहाँ पे सत्ता कायम करने के लिए रहेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सबेर चाहे परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जो उन्होंने बोला है कि चाहे देर सबेर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि अब कुछ कोई भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उस समय आप एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने चिली जिंदाबाद का नारा दिया, चिली जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद का नारा दिया और कहा कि ये जो मेरे आखिरी शब्द हैं इन पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तो पहले स्टोरी यही थी। और हुआ क्या था कि 1973 को बच्चों, 11 सितंबर 1973 को जो वहाँ की सेना थी उसने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। बात क्या हुई थी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो गरीबों के हित में थे, मजदूरों के हित में थे, और वो उनको फ्री शिक्षा जो होती थी, फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराते थे और बच्चों के लिए दूध बँटवाते। और जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास भूमि नहीं थे, किसान थे, उनको जो भूमि प्रोवाइड कराते। तो जिस जो इनकी नीतियाँ थी उससे जो अपोजिट सरकारें थी, जो वहाँ की पॉलिटिक्स पार्टीज थे, वो इनसे नाखुश थे। और क्या थी, जो फॉरेन कंपनीज थी वो भी इनसे नाखुश थी, क्योंकि वहाँ पे काफी सारा फॉरेन कंट्रीज जो थी वो सोना क्या वो सॉरी तांबा बाहर ले जा रहे थे, जिससे कि इन्होंने काफी विरोध किया था।
उन्होंने विरोध किया कि आप यहाँ से सोना तांबा बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो जिसके कारण वहाँ की पॉलिटिकल अथॉरिटी वो भी इनके विरोध में आ गई, कही कि हम कैसे नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल करके और दूसरे जो कंट्री फॉरेन कर, तो उन्होंने सेना के साथ मिल करके क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, जिसमें क्या किया, उन्होंने सरकार को गिराने की बात की। तो जो 11 सितंबर 1973 को क्या हुआ, उसकी सुबह को ही सैनिक तख्ता पलट हो गया। जो वहां के रक्षा मंत्री थे उनको सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्रपति को क्या किया गया, आईएनए को एक रेडियो के माध्यम से घोषणा की गई कि वह अपने पद को त्याग देते और देश से बाहर चले जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, सेना का इतना प्रभावशाली शासन हो गया, इतना तानाशाह हो गया था कि उसने क्या किया कि रक्षा मंत्री जो वहां थे उनको गिरफ्तार कर लिया और वहां के जो राष्ट्रपति थे चिले के, आईने को उन्होंने वहां देश छोड़ करके बाहर चले जाने को राष्ट्रपति पद को कहा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं यहाँ से छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने देशवासियों से प्रेम करते थे और उनके देशवासी भी जो मजदूर लोग थे वो भी उनसे काफी प्रेम करते, वो क्योंकि वो एक अच्छी सरकार थी। तो जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज थी वो चाहते थे कि देश में लोकतंत्र ना आए, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा था, ठीक है, और चीजें की थी। तो उन्होंने क्या किया कि गए और प्रेसिडेंट होम को हाउस को चारों तरफ से घेर लिया और बमबारी करने लगे, जिसमें क्या हुआ, आइंदे की मौत हो गई। तो जो उनका बलिदान था, ठीक है ना, आइंदे का जो इस विषय पे बलिदान था, वह अपनी जनता के लिए जो उनका लास्ट स्पीच था, वह अपनी जनता के लिए जो कह के गया कि आप देर सवेर ही हो, लेकिन आप इन सरकारों से बच करके अपने एक नए समाज की, एक अच्छे समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो what took place in Chile on 11 सितंबर 1973 was a military coup। तो यह एक तरह से क्या कहा जाता है कि सैनिक तख्ता पलट हो गया सरकार का। 1973 में सैनिक तख्ता पलट हो गया, जिसमें सेना तानाशाह हो गई और सरकार गिरा दी। तो ये जो सेना थी, इसके जो जनरल थे, जनरल अगस्टो पिनाशे, वो इस सेना की अगुवाई कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे इस सेना को, और उन्होंने ही क्या किया, राष्ट्रपति को मार करके खुद शासन हत्या अपने हाथों में कर ली और अंतिम 17 वर्षों तक क्या किया, उन्होंने शासन किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने जो लोग क्या किए थे, वहां के जो राष्ट्रपति थे चिले के, आइदे का जो सपोर्ट कर रहे थे, उनको क्या किया गया, उनको भी मरवा दिया गया, ठीक है ना। जो जनरल थे और भी लोग थे, जो अच्छे लोग थे, दस मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन द चाइले, ठीक है। तो वहां पे तानाशाह क्या हो गया, तानाशाह शासन, मिलिट्री का तानाशाह स्थापित हो गया, तानाशाही स्टार्ट हो गई और पिनाई के गवर्नमेंट tortured and killed several of those who supported INA and those who wanted to democracy। जो लोकतंत्र चाहते थे उनको मरवा दिया। फिर क्या था, जनरल अल्बर्टो क्या थे, बैचलेट क्या थे, चीले के एयर फोर्स के वो थे, चीफ जनरल थे, और जो भी मेनी ऑफिसर्स थे उनको भी क्या किया गया, गिरफ्तार करवा लिया, ठीक है। और उनके बैचलेट के वाइफ को और उनकी पुत्री को भी क्या किया, कैद में डाल दिया। तो लगभग 3000 आदमियों को उन्होंने किसके द्वारा मार दिया गया, मिलिट्री के द्वारा मार दिया गया। तो एक बहुत ही बड़ा एक जनसंहार था, जिसमें काफी लोग मारे गए जो लोकतंत्र चाहते थे, ठीक है ना। जो चिले के जो राष्ट्रपति थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो काफी ज्यादा उनको क्षति हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर किस प्रकार से लोकतंत्र की वापसी हुई। तो हुआ क्या बच्चों, इसके विषय में ये है कि जो पिनाशे थे उन्होंने 1988 तक शासन किया, और जब उनका शासन समाप्त होने को आया, तो जब उनका शासन समाप्त होने को आया तो उन्होंने निश्चय किया कि एक जनमत संग्रह क्या हो, रिफरेंडम हो, जनमत संग्रह हो, ठीक है ना, क्या हो, जनमत संग्रह हो, जिससे क्या हो कि द पीपुल वुड सेज एस टू दिस कंटिन्यूइंग इन पावर,
कि जो लोग हों वह इसका भरोसा करें, उनके शासन पे भरोसा जारी करें और उनके उनके पक्ष में मतदान हो। वो चाहते थे कि अब मैं लोगों के विश्वास को जीतूं, उनके फेथ को जीतूं कि मैं अब एक अच्छी सरकार बनाना चाहता हूं, तो मेरा सपोर्ट करें। लेकिन जो वहां के लोग थे, जो उनके साथ हुआ था, जो उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी और जो उनको हानि हुई थी, जो मारे गए थे, तो उनका आक्रोश उस सरकार सैन्य तानाशाह के प्रति कम नहीं हुआ था, जिससे उन्होंने चाहा उन्होंने ना कर दिया और एक भारी संख्या में उनको बहुमत से हरा दिया और उनके सत्ता को ठुकरा दिया। इससे पिनासे की जो राजनीतिक सत्ता थी, जो पॉलिटिकल पावर्स थी, ठीक है ना, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, गिर हो गई, ठीक है। और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई, क्योंकि वो सैनिक सत्ता को उन्होंने लीड किया था, तो उन्हीं की मिलिट्री पावर थी, तो वो भी क्या हो गई, तो पिनाके लॉसिंग फर्स्ट इन हिज पॉलिटिकल एंड देन मिलिट्री पावर्स। फिर क्या हुआ कि द होप आइंदे एक्सप्रेस्ड इन हिज लास्ट एड्रेस वाज रियलाइज्ड। तो आइंदे ने जो कुछ भी कहा था अपने अंतिम भाषण में, वो क्या हुआ, सत्य साबित हुआ। चीले के जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दी। तो क्या हुआ, वहां की जो जनता थी वह अपने आक्रोश में आ गई और वहां के जो देशद्रोह करने वाले अपराधी थे, जो पिनासे था और इनके सरकार को गिरा दिया, जो सैन्य शासन था, तो एक बहुत ही बड़ा युद्ध उनके बीच होने लगा, जनता और शासन के बीच। और क्या किया, दो डटकर मुकाबला किया, जिससे कि वहां की सरकार को गिरा दिया। इसके बाद अभी तक चीले में 4 चुनाव हो चुके थे और विभिन्न दल के एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शासन की सेना की भूमिका खत्म हो गई बच्चों। जो वहां पे शासन तानाशाह बना बैठा था, उसकी क्या हो गई, भूमिका समाप्त हो गई। सरकारों ने पिनासे के राज की में हुई गड़बड़ियों की जांच की और आदेश दिए, और इन जांचों से जो भी पता चला कि जो वहां की सरकार क्रूर ही नहीं बल्कि क्या थी, भ्रष्टाचार भी थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन पोलैंड, पोलैंड में किस प्रकार से लोकतंत्र आया। तो देखिए क्या हुआ कि इस यह भी एक जो घटना थी, और 1980 की जो पोलैंड में ये घटी घटना थी, उसमें क्या हुआ कि जो पोलैंड पर जेरुजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। तो वहां पर क्या था, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स का क्या था, शासन था, जिसमें हुआ क्या कि this was one of the many communist parties that ruled in several countries of East Europe that time। तो यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। तो इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। मतलब जो शासन कर रहे थे, तो जितनी भी कंट्रीज शासन कर रही थी, तो वही शासन करती थी और किसी को भाग लेने का अधिकार इनमें नहीं था। कोई भी इनके राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता था। तो क्या हुआ कि लोक साम्यवादी शासन क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज वाज अलाउड टू फंक्शन, द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज टू लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द टू गवर्नमेंट। तो दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स और द पार्टी द गवर्नमेंट वर पुट इन द प्रिजन्स। तो क्या हुआ था, जो भी लोग क्या करते थे, शासन के खिलाफ आवाज उठाते थे और उनका विरोध करते थे, उनको क्या कर दिया जाता था, उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तो जो वहां पे नेताओं या पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो क्या हुआ कि एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। तो ये जो पोलैंड की सरकार थी, उसको क्या था, साम्यवादी सरकार थी कि तो उसको क्या था कि एक बहुत बड़ा समर्थन था, ठीक है ना, और वह काफी बड़े भाग में नियंत्रण भी करता था। तो 14 अगस्त 1980 को क्या हुआ कि ऑन 14 अगस्त 1980 को क्या हुआ कि द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड क्या था कि वहां लेनिन जहाज कारखाना था, वहां के मजदूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। लेनिन लेनिन शिपयार्ड, ठीक है ना, वहां के मजदूरों ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दिया। तो क्या हुआ कि पोलैंड के जो सारे कारखाने थे, क्या हुआ, जो पोलैंड के सारे कारखाने थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पोलैंड में फैक्ट्रीज की थी, उन्होंने क्या किया, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या किया कि खुद से शासन चलाने का डिसाइड किया। तो मजदूरों ने क्या किया, एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ में हड़ताल शुरू की थी।
तो हुआ क्या था, ये स्ट्राइक कैसे शुरू हुई थी, तो वहाँ के क्या हुआ, एक क्रेन महिला चलाती थी, क्रेन ऑपरेटर वुमेन थी, तो वहाँ ने उसके खिलाफ क्या हुआ, अनजस्टिस हो गया, अन्याय हुआ और उसको क्या किया गया, सर्विस से निकाल दिया गया। वहाँ के जो पूंजीपति बड़े बड़े कारखाने के लोग थे, तो और ये क्या हुई, स्ट्राइक क्या थी, इलीगल थी। तो हुआ क्या कि कि उसमें हुआ कि देश के शासक दल जो थे अलग अलग स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति उन्होंने नहीं दी। क्या किया, जो मजदूर हड़ताल कर रहे थे उसका बहिष्कार किया, और तो लेकिन मजदूरों ने क्या किया कि अपने उसको जारी रखा, ठीक है। और क्या किया कि एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार पर लांघकर अंदर पहुंच गया, फिर और हड़ताली कर्मचारियों के संग हो लिया, जो हड़ताल कर रहे थे उसके संग हो लिया। तो बच्चों उनकी मांग थी कि जो महिला थी उसको काम पर वापस लिया जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं किया और हड़ताल की इजाजत नहीं दी, जिससे क्या हुआ कि वहां के जो शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं दी। वहां की जो सरकार थी उसने क्या किया, सोवियत ने उनको अनुमति नहीं दी कि तुम लोग हड़ताल करो, मजदूर संघ बनाओ। तो हड़ताल क्या हुई, फिर जारी रही। और फिर पहले एक क्या हुआ था, एक मजदूर को, इलेक्ट्रीशियन था बंदरगाह, मतलब उसको निकाल दिया गया था। तो उसने क्या किया कि बंदरगाह की दीवार लांघ करके अंदर पहुंच गया, और फिर जब वो अंदर पहुंच गया तो वो हड़ताली जो कर्मचारी थे उनके साथ हो लिया। और उस आदमी का क्या नाम था, लेक वालसे। उस आदमी ने क्या किया था कि लेक वालसे ने क्या किया कि उसको दीवार को, जहाँ पे मजदूर अंदर हड़ताल कर रहे थे, तो वहां पे जाकर के पहुंच गया, उसमें शामिल हो गया। फिर क्या हुआ कि हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया, फिर हड़ताल का समर्थन बढ़ गया और जल्दी ही पूरे देश में और शहर में फैल गया। वो जो पूरा वहाँ पे शहर था, वहाँ पे पूरी तरह से स्प्रेड हो गया, मतलब पूरी सिटी में फैल गया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। वहाँ की सरकार ने क्या किया कि स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की सरकार की। फिर उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। क्या हुआ था कि वहाँ पे जो नारेबाजी थी या जो वहाँ पे प्रचार किया जाता था, जैसे आज हड़ताल करते थे तो लोग प्रचार करते हैं पोस्टर्स के माध्यम से, तो वो वहाँ पे बैन था। लेकिन उन्होंने क्या की, मांग की कि इस जो प्रेस पे सेंसरशिप लगी हुई, रोक लगी हुई है, उसको हटाया जाए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे वहाँ पे, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। लेकिन वहाँ की सरकार ऐसा करने से नहीं मानेगी, ठीक है, नहीं मानती थी। तो क्या हुआ, यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि वहाँ जो सरकार को हार माननी पड़ी। जब इतना बढ़ गया, जनता इतना विरोध प्रदर्शन में उतर आई, तो वहाँ की सरकार क्या हो गया, को हार माननी पड़ी, और लेक वालसे के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। क्या हुआ, एक संधि की 21 पॉइंट का क्या किया, एग्रीमेंट किया, वालसे के साथ साइन किया उसने, जो मजदूर का नेतृत्व कर रहा था, और तब जाकर के ये स्ट्राइक क्या हुई, समाप्त हुई। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट ने एग्रीड किया टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स को क्या किया, एग्रीड किया कि संधि के बाद जो मजदूर संगठन था उसको किस, सोलिडरनोस्के, क्या था, सोलिडरनोस्के, इसको क्या बोला, अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सोलिडारिटी। तो आफ्टर द वेडन्स एग्रीमेंट वाज साइंड, अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सोलिडारिटी। तो उसी को क्या बोला जाता है, सॉलिडारिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सॉलिडारिटी बोला जाता है, जिससे अंग्रेजी में सॉलिडारिटी बोलते हैं। तो किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संगठन का गठन हुआ, और एक वर्ष के अंदर ही सॉलिडारिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया। इससे सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई वहां की। तो देखिए ये हुआ क्या कि जब पूरा जो देश था, वहां के जो शहर के लोग थे, वो क्या हुए, पूरे विरोध पे उतर आए, और वहां की सरकार का जो कुप्रबंधन था, भ्रष्टाचार की व्यापकता थी, और जो वो शासन नीतियां बुरी तरह से वहां लागू की थी लोगों पर, उसका क्या हो गया, समाप्ति हो गई। और जो वहाँ के जनरल जेलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार थी, वो एकदम से बौखला गई, और उसने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। क्या बच्चों को घोषित कर दिया, मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ क्या होता है बच्चों ना, इसके विषय में जानते हैं।
तो देखिए ये मार्शल लॉ होता है सैन्य शासन, सैन्य कानून जो किसी एक क्षेत्र पर या किसी देश पर सरकार द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें जनता के जो अधिकार होते हैं उनको छीन लिया जाता है। वो ना प्रदर्शन कर सकती है, ना संघ या समूह बना सकती है, ना ज़्यादा निकल सकती है रास्तों में, ठीक है ना? ना प्रचार प्रसार का। तो इन सब चीज़ों पे पाबंदी हो जाती है और सेना सब जगह रहती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कानून को बनाया जिससे कि हजारों जो सोलिडेरिटी जो मजदूर थे संगठन के, उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, संगठन बनाने वाले मजदूरों को। और उन्होंने क्या किया, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आजादी से फिर छीन ली। क्या किया, जब उस वहां की सरकार ने फिर से एक्शन लिया और वहां के जो मजदूर संगठन था उसको फिर से जेल में डाल दिया और आजादी की जो मांग कर रहे थे उनको, उनकी फिर से उनको छीन लिया। फिर क्या हुआ कि 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें शुरू करवाई। फिर जो मजदूर संगठन था फिर से उसने क्या किया, फिर से 1988 में शुरू करवाया। फिर लेक वालेसे ने इनकी अगुवाई फिर से की और इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी। अब वहां की सरकार क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, उसमें तेजी से गिरावट आई और लेक वालेसे के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला, जिसमें फिर से उसने क्या किया, जो मांग थी, फिर 1989 में जो समझौता उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग हुई। देखिए बच्चों, अब शासन क्या हो गया, यहाँ तक पहुंच गया कि अब स्वतंत्र चुनाव की मांग की जाने लगी। बच्चों क्या हुआ कि स्वतंत्र उस सोवियत यूनियन असर्टेन जो अनिश्चित थी कि यहाँ पे लोकतंत्र ना आए, वो क्या हुआ, अब वहां पे मांग होने लगी कि पोलैंड में लोकतंत्र आए, जनता से चुनाव कराने की मांग की गई। ठीक है ना? और उनकी बात क्या हुई, अंततः मानी भी गई। फिर सॉलिडारिटी ने एक सीनेट के सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें क्या हुआ, 99 सीटों पर क्या हुआ, 99 सीटों पर वह जीत गई। फिर क्या, अक्टूबर 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति के लिए पहली बार चुनाव हुआ। वहां पे क्या हुआ, पहली बार चुनाव, जिसमें लेक वालेसे को वहां का क्या बनाया गया, मतलब राष्ट्रपति चुना गया। तो देखिए क्या हुआ, एक इतना बड़ा पूरा विश्व युद्ध जिसमें सरकार के खिलाफ हो और वहां पे लड़ाई के बीच यहाँ से वालसे ने क्या किया, उस मजदूर संगठन का प्रदर्शन किया और क्या किया, राष्ट्रपति बन गया। ठीक है ना? तो लेक वालसे यहाँ पे राष्ट्रपति बन। अब हम यहाँ पर डेमोक्रेसी के दो फीचर्स देखने वाले हैं। देखिए कि टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या हुआ, वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। द स्टोरीज फ्रॉम चाइल्ड वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय द आईएनए being replaced by a non-democratic military government of a पिनाशे। वो क्या था कि पिनाशे द्वारा हम लोगों ने देखा कि जो एक नॉन क्या हुआ कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई और जो वहाँ के राष्ट्रपति आइंदे थे उनके द्वारा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो हुआ क्या कि फॉलोड बाय द रिसोर्टेशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, इसके द्वारा क्या हुआ कि वहाँ जो समाप्ति हो गई ना, लोकतंत्र की वापसी हो गई। कैसे, किस प्रकार से ये हम लोगों ने जाना था। फिर पोलैंड में किस प्रकार से वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट थी वो नॉन डेमोक्रेटिक, वो किस प्रकार से वहाँ पे आया, डेमोक्रेसी आई। तो हम लोग ये सब चीजें बात कर चुके हैं। तो अब इनका एक जो रिजल्ट होता है वो क्या निकलता है कि इनमें क्या सिमिलैरिटी थी, इन दोनों जो हम लोग ये दो कहानी पढ़े तो इनमें क्या सिमिलैरिटी थी, ठीक है, और क्या चीजें रही कि इनमें क्या वेरिएशन रहा है, दोनों के सब मुद्दों को लेकर के लिए लड़ा कि सोवियत संघ जो था उसके मजदूरों ने जो थे उन्होंने किस प्रकार से सरकार को गिराया, और क्या किया कि जो आइंदे की सरकार के लोग थे, आइंदे के जब लोग थे उन्होंने किस प्रकार लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ा। तो ये सब चीजें इनके बाद क्या एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है, एक क्या रिजल्ट निकलता है, उसको आइए अगर देखें तो क्या सिमिलैरिटीज थी। तो अगर इस बात को देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज रही दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो देखिए कि हुआ क्या कि द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज दियर रूलर्स। क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते थे वह खुद से क्या कर सकते थे, सरकार को चूज नहीं कर सकते थे, रूलर्स को चूज नहीं कर सकते थे। और सेकंड क्या हुआ कि देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओन ओपिनियंस,
और वहाँ के जो सरकार के सामने क्या होता था कि अपने स्वतंत्रता को लेकर के, अपने विचार को लेकर के हम लोग क्या कर सकते, अपने उनको ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, और ना ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए वास्तविक आज़ादी थी। और क्या था कि वहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशन था, उसमें क्या हो सकते थे, हम वहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकते थे, मतलब कि वहाँ की जो नागरिक थे, वहाँ की जनता थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाइड, यहाँ पे 3 प्रकार की जो क्या की गई, सरकारों की पहचान की गई, लोकतांत्रिक सरकार की पहचान की गई, जिसमें यानी कि चिले की सरकार, उलेसा के पोलिस की सरकार और मिशेल के चिले की सरकार। तो ये 3 प्रकार की यहाँ पे क्या हुई, सरकारें बनी। हम 3 सरकारों को यहाँ पे देखा। फिर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, एक प्रकार का गवर्नमेंट का एक रूप होता है, सरकार का एक रूप होता है, जिसमें क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार को चुनते हैं। लोकतंत्र में यह व्यवस्था होती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार को चुने। अब डेमोक्रेसी में होता क्या है कि इसमें लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। क्या है, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल ओवर द कंट्री। तो जो लोग लोगों द्वारा, मतलब जो लोग या जो प्रत्याशी लोगों द्वारा चुने जाते हैं, उन्हीं को ही शासन करने की अनुमति होनी चाहिए। फिर लोगों को अभिव्यक्त की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। इस प्रकार से वहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ओपिनियंस को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, पॉलिटिकल हिस्से भाग नहीं ले सकते थे राजनीतिक कार्यों में। लेकिन डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होना चाहिए कि पीपुल हैव द फ्रीडम, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को, व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, स्वतंत्रता को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, विरोध करने की आज़ादी जरूरी है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। फिर देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे आते हैं जो यहाँ पे अराइज किए गए हैं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो हमने पढ़ा, गवर्नमेंट ओन्ड बाय ऑल इंडस्ट्री कैसे हुई, मोर देन वन पार्टी एग्जिस्ट, रूलर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, द प्रेसिडेंट वाज वंस अ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो मिसिंग पीपल, जो लोग लापता हो रहे थे, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये चीजें क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे आइंदे के सरकार में क्या हुआ कि पिनाकी के क्या हो, पिनासे जो थे, बैलसेट क्या थे, जुलेस्की पोलैंड के विलेसा, तो ये सब चीजें यहाँ पे थी। अब हम लोग बात करेंगे द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखना, यहाँ पे पूरे कंट्री का मैप दिया गया है 1900 से 1950 तक, ठीक है ना। डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया जो कलर से है, ठीक है ना। तो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1950 में कहाँ कहाँ पे थी वो चीज़ दिखाया गया है, ये रेड कलर से दिखाया गया है। और ऑरेंज कलर से क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1950 बट इन टू द 19 नॉट इन 1900, तो 1950 में वहाँ पे थी, कैसे 1900 में नहीं। तो ये क्या, वो पूरा एक मैप दिखाया गया है। और फिर 1975 का एक पूरा कंट्री का रूप दिखाया गया है, जिसमें क्या है, सभी जगह किन किन देशों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो आप इसको देख सकते हो, ऐसे देख करके लोग पता लगा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, और इंडिया में है, कनाडा में है, ठीक है ना। और साउथ अमेरिका में ये इधर ब्राज़ील के नीचे अर्जेंटीना है, यहाँ पे है। तो किस प्रकार से यहाँ पे फिर 2000 में देखिए बढ़ता जा रहा है, ऑल ओवर कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक बढ़ता जा रहा है। ये जो है लोकतांत्रिक सरकार है, इसका स्वरूप बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ देश हैं जहाँ पे क्या है कि अब भी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, कुछ जगह तानाशाही सरकारें हैं, संघीय रूप है, सोवियत रूस है। तो इस प्रकार की सरकारें अब भी हैं। तो क्या फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी, किस प्रकार से डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ, तो ये सब बातें हम लोग इस वर्ड के माध्यम से, मैप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसकी बिगिनिंग थोड़ा देखते हैं मैप के हिस्से से। क्या हो कि 20वीं सदी के पहले के घटनाक्रम से कुछ पता चलता है कि लोकतांत्रिक कहानी के कम से कम 2 सदी पहले शुरू हुई, ठीक है ना। और आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इस जन विद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। पूरी 19वीं सदी भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया। आपकी जो इतिहास की बुक है, आप उसमें पढ़ेंगे रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है और जर्मनी की क्रांति, तो वहां पे किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए लड़ाइयाँ हुई थी, किस प्रकार से। तो यहाँ पे
अब तब भी जो स्थापित की गई थी लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन उनमें क्या हुआ, तख्ता पलट होता रहा, बार बार सरकार गिरती रही और बनती रही। लेकिन फिर कुछ दौर ऐसा हुआ बाद में आया जिससे क्या हुआ कि इसकी समाप्ति हुई। फिर हम लोग देखते हैं इंड ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है ना। हम लोग उपनिवेशवाद का अंत देखते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब एक सशक्त देश किसी दूसरे देश पर क्या करता है, शासन करता है। क्या करता है? शासन करता है। वो कहा जाता है, वह उपनिवेशवासी देश कहलाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पे शासन काफी वर्षों तक किया, तो ये क्या थी? वो अंग्रेजों की कॉलोनी थी, ये एक उपनिवेशवादी देश था, नेशन था। तो क्या हुआ, एक वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वर कॉलोनीज। क्या हुआ, एशिया की और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज क्या थी, एक लंबे समय तक क्या थी, यूरोपियंस के कंट्रोल में थी, उनके उपनिवेश में थी। तो पीपुल ऑफ द कोलोनाइज्ड कंट्री हैड ऑलवेज स्ट्रगल्स टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो जो यहाँ की जो उपनिवेशी देश थे, मतलब जैसे भारत था, अफ्रीका के कई देश थे, एशिया में और कई देश थे, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता था, इंडिया इंडिपेंडेंस है, इसमें काफी सारे युद्ध हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर एक देश में काफी सारे औपनिवेशिक शासन को उखाड़ने के लिए आपका ये काफी सारे युद्ध लड़े गए। तो फिर आगे देखते हैं कि our country was one of the few colonies where people carried a nationalist struggle to liberate the country from the colonial rule. Many of these countries became democracies immediately after the end of the Second World War in 1945। तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को, इस समय क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज क्या हो, डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक बन गई। वहाँ की लड़ाइयाँ जो उन्होंने लड़ी थी देशों ने, वो सफल हुई। और हमारे भी इंडिया ने क्या किया, 1947 में यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस मिल गए। तो embarked on its journey to transform itself from a subject country to a democracy। तो यह एक जो पूरी सब्जेक्ट विषय हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से एक जो पूरी जर्नी रही, वो किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र में उसका परिवर्तन हो गया, और यह हमेशा क्या हुआ, डेमोक्रेसी के रूप में चला आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि द केस ऑफ घाना, घाना का क्या था कि एक कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका में, घाना एक कंट्री है जहाँ पे कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ फॉर्मर्स कॉलोनीज। तो क्या हुआ वहाँ पे घाना में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष थे। कौन? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन? जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे थे। तो नेहरू, लेकिन नेहरू के नक्शे कदम पर घाना के जो लोग थे वो वहाँ पे नहीं चले। तो घाना यूज टू अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट, वहाँ पे कानून थी जिसपे वह नक्शे कदम पर चली, यहाँ के नक्शे कदम पर नहीं चले। और इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957। और घाना ने कब आज़ादी पाई? 1957 में यह आज़ादी पाई। अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस, और अफ्रीका क्या हुआ, पहली कंट्रीज बना जिसने क्या हुआ, मतलब कि वहाँ का अफ्रीका का जिसने क्या किया, स्वतंत्रता की प्राप्ति की। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और। फिर रिस्पेंट फेज क्या हुआ, हाल का दौर अगर देखें तो द नेक्स्ट बिग पास टूवर्ड्स डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980। फिर क्या हुआ कि जो एक अलग फेज आया, ठीक है ना, अलग फेज आया, उसमें क्या हुआ, अलग 1980 में देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी का दौर आगे की ओर बढ़ा। इसमें क्या हुआ कि डेमोक्रेसी वाज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। क्या हुआ कि यह सिलसिला जो जारी हुआ, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली बहाली के साथ शुरू हुआ। क्या हुआ कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो अमेरिका के लैटिन देश में क्या हुआ, उसकी जब बहाली की गई, जब उसको हटाया गया, तो उसके साथ इसकी शुरुआत हुई। तो 1990 के दशक में क्या हुआ कि disintegration of Soviet Union accelerated this process. From the story of Poland, we know that the Soviet Union controlled many of its neighboring community कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप। हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो सोवियत यूनियन में और जो उसकी नेबरिंग कम्युनिटी थी, जो सदस्य थे कंट्री, उनके द्वारा क्या होता था, ईस्टर्न यूरोप के द्वारा शासन चलता था। फिर आइए हम लोग देखें, आगे पहुँचते हैं कि किस प्रकार से
हम लोगों ने मैप अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ के इन कंट्रीज़ में ये देखिए एक दिया गया है, एक फिगर है कि ये आंग सान सू की है, ये अफ्रीका के थे। उन्होंने कब तक वहाँ पे जेल के अंदर रही और उन्होंने किस प्रकार से फिर लोकतंत्र के लिए लड़ाई की थी। तो यह कार्टून क्या है? दिस कार्टून अपीयर्ड इन 205 व्हेन आंग सान सू की turned 60. What is the cartoonist saying here? Will the army rulers feel happy with this cartoon? तो आंग सान सू की एक इनकी बुक भी है, ये बहुत ही इंस्पायरेशनल है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। तो इनकी आप बुक आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं, आपको काफ़ी जानकारी यहाँ से मिलेगी, ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वह जो देश की सरकारें होती हैं या विश्व की जो अलग-अलग देश है, उनके लिए ये संगठन क्या-क्या काम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ संगठन हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे संयुक्त राष्ट्र होता है, यूनाइटेड नेशन होता है और इनके क्या काम होते हैं, ये सरकारें क्या करती हैं, क्या नियम बनाती हैं देश के अन्य सरकारों के लिए, कौन-कौन से विषयों पे ये लोग साथ देती हैं। तो क्या होता है कि हु मेक्स लॉज एंड द रूल्स टू गवर्न द सी, कौन जो रूल बनाता है, जो समुद्र क्षेत्र होते हैं उनके कार्यकलापों को जो बाउंड्रीज होती है वहाँ पे देखने के लिए कौन-कौन नियम बनाता है। फिर क्या था, हु टेक स्टेप्स टू कंट्रोल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कौन जो मतलब पर्यावरण के नुकसान से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, देश होते हैं, उनको बचाने के लिए, ठीक है ना, रोकने के लिए, वहाँ के नुकसान को रोकने के लिए कौन नियम कानून बनाता है। तो इन सब सवालों पे कानून बनाने वाला कौन होता है? यूनाइटेड नेशंस होता है, जो पूरे विश्व में कई देशों के लिए क्या करता है, कानून बनाता है। तो हैज इन्वॉल्व्ड मेनी कन्वेंशन ऑन द क्वेश्चन दैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द यूएन इज अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कॉपरेशन इन इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल इक्विटी के लिए। तो यूनियन सेक्रेटरी जनरल इट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और इसका सेक्रेटरी जो जनरल होता है वो क्या होता है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता है। फिर क्या होता है, और भी जो संगठन यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ठीक है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी एमंग कंट्रीज, जो देशों के बीच अलग अलग देशों के बीच सिक्योरिटी सुरक्षा बनाने के लिए होती है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये क्या होती है? ये भी एक होती है जो क्या करती है? रूल्स को बनाती है। वर्ल्ड बैंक होता है, ये भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है? ये जो इकोनॉमी होती है देश की, उसके लिए काम करती हैं, मनी के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, बिफोर लेंडिंग दे आस्क द कंसर्न्ड गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट्स एंड डायरेक्ट टू मेक द चेंज ऑन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी आर्थिक नीतियाँ होती हैं उन पे ये क्या काम करती हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक वीटो पावर के बारे में बात की गई है। जो हमारे जैसे देश है, यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास वीटो पावर के 3-4 प्रकार की होती है, तो उनके तहत वो क्या कर सकते हैं। तो वीटो पावर का सिंपल सा मीन्स ये होता है कि अगर कोई भी बिल या कोई भी नियम पास होता है और उसके सहमत के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो अपने विवेक से या किसी तरह से उसको अपने पास रख सकता है। अगर उसको अनुचित लगता है तो वो अपने पास उसको रख सकता है, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं, और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप एक वीडियो में अगर आप लोग को जानना हो उसके बारे में, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, जो देश के अलग अलग कंट्री में क्या है, यूनाइटेड मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है, और हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कार्टूनिस्ट, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या हो जाता है कि सभी देशों में एक राइट्स मिल जाता है, डेमोक्रेटिक राइट्स मिल जाता है कि हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। और हमारे देश में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष बनाए की गई है जो होता है। तो अब क्या होता है, सरकारें किस प्रकार से चुनी जाती हैं? एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। तो अब क्या है कि हर एक जो चुनाव होता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार से जनता वहाँ पर भागीदारी जनता की होती है। तो किसी भी देश में लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि वहाँ पे सरकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सेंसरशिप क्या होता है, कोलिशंस क्या होता है, कॉलोनी क्या होता है, कम्युनिस्ट स्टेट क्या है, होप क्या है, मिलिट्री लॉ क्या है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या है, रिफरेंडम क्या है, स्टेट क्या होते हैं, स्ट्राइक क्या होती है, ट्रेड क्या है, यू वीटो ना।
तो इन सभी को आप समरी क्या है क्वेश्चंस है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको पढ़ सकते हैं और आंसर्स हैं आप इनको देख लीजिए। हमने सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी, एक समरी तरह से पूरा बता दिया है। तो चलिए बच्चों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।